जैसे कि आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। सुन रहे हैं मेरी आवाज? आजादी क्या होती है? दी नहीं जाती, ली जाती है। इसका क्या अर्थ है? सामान्य रूप में इसका लोग अर्थ लेंगे कि हम आजादी छीन लेंगे। आजादी क्या करेंगे? छीन लेंगे। लेकिन इसका एक फिलॉसफी ये भी है कि किसी भी चीजों के लिए आपको योग्य बनना होता है। सुभाष बोस का एक लाइन है कि आप मुझे खून दें, मैं आपको। इसका क्या अर्थ? क्या आप हमको सीन से निकाल कर खून दीजिए? इसका एक दार्शनिक अर्थ लगाइए तो क्या अर्थ है? क्या अर्थ? इसका एक दार्शनिक अर्थ, इसका अर्थ यह हुआ कि आप मुझे खून दो का मतलब हो गया कि आप इतने स्तर तक मेहनत करिए कि जहां आपके पास लक्ष्य के अलावा कुछ न दिखे। लक्ष्य के अलावा कुछ न दिखे तो आपको आजादी मिल जाएगी। लक्ष्य के अलावा क्या नहीं मिले? कुछ नहीं मिले। इसीलिए सुभाष बोस का जो फिलॉसफी है वो हमारे गांधी बाबा से थोड़ा अलग है। और आप देखेंगे कि सुभाष बोस और गांधी के बीच में टकराहट भी रही, और उस टकराहट के कारण कीमत जो है सो सुभाष बोस को चुकाना पड़ा। पता होगा आप लोगों को। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग सुभाष बोस के दर्शन का जो आयाम है उनको समझने के लिए हमें इनके दो तीन बिंदुओं को देखना होगा। पहला, कि इनके नजर में राष्ट्रवाद। दूसरा, समाजवाद। धर्मनिरपेक्षता। और तीसरा, सर्वहिताय। जैसे अन्य हमारे व्यक्तित्व हैं। तिवारी जी, कहाँ चले गए थे आप? अच्छा, वो बिल्कुल ध्यान में आ गया। सब ठीक रहा ना? ठीक है, बहुत बहुत अच्छे लोग क्या होते हैं? पराजित।
हाँ, अच्छे लोग क्या होते हैं? परेशान होते हैं, पराजित नहीं। इसलिए जिस काम के लिए आत्मा कह दे कि ये कार्य सही है तो सही है। हो सकता है उस काम के लिए आपको थोड़ी बहुत चुनौती समय के साथ आ जाए, लेकिन सत्य सत्ता की नहीं काल की पुत्री होती है। समय पर सत्य स्वतः उद्घाटित हो जाता है, सत्य स्वतः सामने चला आता है, सत्य जो है दिखने लगता है। तो ये चीजें हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो लोग अंग्रेजों के समर्थक थे, जिन लोगों ने अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त की, धन संपत्ति प्राप्त की, और जिन लोगों ने बलिदान दिया, भली बलिदानियों के पास कुछ भी ना हो, लेकिन समाज की कृतज्ञता उनके पास जितनी है वो उन लोगों के पास नहीं है जो ब्रिटिश सरकारों की पिट्ठू बनी रहे। उनकी रियासतें आई गई चली गई। उदाहरण, द्वितीय साम्राज्य चला गया, हथुआ राज्य खत्म हो गई, दरभंगा राज्य खत्म हो गया, पता होगा आप लोगों को। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा सम्मान से प्रतिष्ठित हैं। जुब्बा साहनी का स्टैचू लगा हुआ है। बिहार सरकार कोई कामेश्वर सिंह दरभंगा का कोई कार्यक्रम मनाती है क्या? नहीं। लेकिन जुब्बा साहनी की जयंती मनती है, ये आप लोगों को पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो जान जाइए। जुब्बा साहनी किस आंदोलन से थे? तो ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य की तासीर होती है कि वो धीरे चलता है, शाश्वत है, इसीलिए शोरगुल नहीं करता है। झूठ का आयाम है कि वो तेज चलता है, वो बहुत तेज फैलता है, आग की तरह नहीं, एक तिनके की आग की तरह। तिनका का आग देखे हैं, बड़ा जल्दी फैलता है, लेकिन बड़ा जल्दी क्या हो जाता है? बुझ भी जाता है। बस यही अंतर है दोनों में। लेकिन उसी में लोगों को थोड़ी सी डर हो जाती है। तो सुभाष बोस के विचार हम इन आयामों में देखेंगे, और जैसे अन्य लोग हैं हमारे, जैसे अंबेडकर, गांधी, जवाहर, उसी तरह से सुभाष बोस भी है। ये समकालीन है। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन का, राष्ट्रीय गुलामियों की व्यवस्थाओं का इनके ऊपर प्रभाव है, जैसे अन्य के ऊपर प्रभाव है। मैंने आपको बताया था उस दिन कि जनरेशन का प्रभाव जो है वो उस पर होता ही होता है, आप कुछ करें या ना करें। आप घर में भी रहेंगे तब भी जनरेशन का प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा? पड़ ही जाएगी। लेकिन सुभाष बोस की एक खासियत है कि बंगाल जैसे संभ्रांत परिवार से आते थे और कुलीन परिवार से आते थे। भाइयों में 9वें 10वें नंबर पर आते थे। वैसे बायोलॉजिकल व्यवस्था में कहा जाता है कि जो जितना छोटा होता है उतना तेज होता है। इसलिए एक कहावत है अपने यहाँ, लंका में जो सबसे छोट सो 49 हाथ का। इसका कहावत का मीनिंग हो गया, जो जीन का म्यूटेशन होते होते जो बच्चा जितना पीछे पैदा होता है, वो बच्चा आगे से थोड़ा क्या हो जाता है? थोड़ा तेज हो जाता है। इसीलिए विवेकानंद भी हमारे लगते हैं कि 11वें या 12वें संतान है, सुभाष बोस 9वें संतान है अपने माता पिता के। तो ऐसे ही थे। आजकल तो थोड़ा असंभव है कि नहीं है? आज लोग 1 से 2 ही में बेदम हो जाते हैं। रीजन है क्योंकि लोगों की जो पारिवारिक संरचनाएं हैं, मनोविज्ञान है, दोनों बदल चुका है। पहले बच्चे कैसे बड़े होते थे लोगों को पता नहीं चलता था। अब बच्चे कैसे बड़े होते हैं, एक ही में बेदम होते हैं लोग। वो तो मोबाइल है कि बहुत सारे लोगों का घर का बच्चा पल जाता है। अब मोबाइल जब बच्चे को पालने लगा है तो आप लोगों को पता होगा कि आज बच्चे में एक नई बीमारियां आ गई है जिसको ऑटिज्म कहते हैं हम लोग। बहुत तरह की डिफिशियंसी आ गई है। बच्चा बोलता नहीं है, सही से नहीं बोलता है, मेंटल वीकनेस होता है, ऐसे ढेर सारी प्रॉब्लम आ गई है। और इसीलिए आपके शहर में हर जगह पर ऐसे ऐसे सेंटर खुलने लगे हैं अब। तो सुभाष बोस व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया देने में बड़ा तीव्र थे, तो इसीलिए इनको हम कह सकते हैं ये प्रतिक्रियावादी थे।
क्या थे? प्रतिक्रियावादी थे। अब इस प्रतिक्रियावादी होने के कारण इनमें क्या भाव था कि कोई भी अगर गलती देखे, कोई भी बातें देखे, तो ये क्या कर देते थे? टोकते थे, प्रतिक्रिया दे देते थे। कुछ लोग होते हैं कि अच्छा क्या होगा, कोई बात नहीं, चलने दो। कुछ लोग कहते नहीं, क्यों चलेगा, रुको यार। तो बस सुभाष बोस ऐसे थे। तो इसलिए स्कूल में भी थोड़ा सा इनकी विचार दिखने लगती है, क्योंकि जो गुण होता है, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो फैक्ट्री से इंस्टॉल ही आता है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर वाला कैरेक्टर होता है, जहाँ से बनता है उससे इंस्टॉल ही होता है। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे रैम है, रोम है, एक्सेस है, साथ ही आती है। तो ऐसा ही कुछ बातें थे इनमें। तो इनके पिताजी बड़ा परेशान रहते थे, राजनीति करते थे, ये छात्र लीडर भी रहे। इनको बोले कि अच्छा आप इतना अगर टैलेंटेड हैं, आपको लगता है, तो बोले कि आप आईसीएस करिए। जैसे आज कहते हैं ना लोग, अच्छा अच्छा कलेक्टर बन जाओ, आईएएस निकालो। अब मन में लग गया। कहावत भी है कि ताना न सहे मर्दाना, रुआब न सहे राजपूत। ये कहावत चलती थी। मर्द हैं और ताना दे दिया, थोड़ा जग जाएगा ईगो कि भाई क्या बात है। तो सुभाष बोस को कह दिए पिताजी, अच्छा कुछ करिए, आईएएस बनिए। तो बेचारे आईएएस बन गए पहली चांस। और फिलॉसफी से बने। उस समय में जैसे आज तो एक ही विषय है यूपीएससी में, उस समय में दो विषय से तो हम लोग भी दिए हैं, लेकिन उस समय में जीएस वगैरह नहीं होता था। लेकिन 2-3 विषय यूपीएससी में होता था, केवल मेंस होता था। पीटी जो सिविल सेवा में होने लगा वो कोठारी आयोग के बाद 1978 के बाद आई ये चीज़। बस पहले सीधा मेंस होता था, 39वीं बीपीएससी तक मेंस ही होते थे। उसके बाद पीटी आया। कोठारी आयोग ने जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लोग तैयारी करने लगे, तो कहा कि भाई ये तो मेंस का काफ़ी चेक करते करते हम परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए पहली पीटी आ गई। पीटी का नाम है छठवीं परीक्षा। वो कोई परीक्षा नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि आप बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा में बैठने लायक हैं। फिर उसके बाद मेंस की परीक्षा में ये फिलॉसफी से, हिस्ट्री से, एक विषय हिंदी भाषा वहाँ रहता था कि अगर भारत में है आपको हिंदी जानना चाहिए। ब्रिटेन के लोग भी जो आईएएस करते थे, तो उनके लिए भी ये था कि भारत में कम से कम 5 साल या 10 साल वो नौकरी किया हो, उसको जो है भारतीय भाषा आता हो। अब जो है उसमें ये होता था, जैसे अभी आप 300 नंबर का हिंदी देते हैं, 300 का अंग्रेजी होता है, ठीक उसी तरह से उस समय में भी हिंदी, इंग्लिश, फिलॉसफी वगैरह इन सब से होता था। आईएएस किया, लेकिन आईएएस ज्वाइन नहीं किया। आईएएस किए और आईएएस के बाद इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और असहयोग आंदोलन से एक तरह से इनकी राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत हुई। छात्र राजनीति वगैरह सब तो पहले चलता था, लेकिन एक राष्ट्रीय राजनीति की जब शुरुआत करते हैं तो ये 1919 से है। इस समय ये गांधी जी को पसंद करते हैं, लेकिन गांधी जी की प्रक्रिया जो है वो उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी घटना के बाद आंदोलन को वापस ले लिया, तो सुभाष बोस इस पर तीव्र प्रतिक्रिया दिए थे। पता होगा आपको, उनको ये बात पसंद नहीं आया था। तो इसलिए सुभाष बोस की सक्रिय राजनीति यहाँ से शुरू होती है। लेकिन अब हमें चलना है कि आखिर इस दर्शन और फिलॉसफी में सुभाष बोस की क्या विचार थी और क्या बातें थी, और गांधी से उनका अलगाव कहाँ कहाँ पर था। हम उन बिंदुओं को थोड़ा पहले तलाश लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा टकराहट जो सुभाष बोस जी का हुआ है वो किन के साथ हुआ है? तो सुभाष बोस वर्सेस गांधी जी। पहले थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं। सुभाष बोस और गांधी जी के बीच में टकराहट का जो मूल कारण है वो दो चीजें हैं। पहला,
वो है आपको साधन और साध्य पवित्रता। पहला ये है। दूसरा है समाजवाद। दूसरा क्या है? समाजवाद। और तीसरा जो है समाजवाद, और तीसरा है आपको वैचारिक द्वंद्व। मूल अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर आ जाता है, वो आ जाते हैं यहां और यहां पर। अब जबकि पढ़ाई में देखेंगे, ज्ञान में देखेंगे, तो गांधी जी आईएएस नहीं है, सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। कौन? सुभाष बोस। लेकिन इसके तरीके थोड़ा सा उग्र हैं। आप देखेंगे कि घर में भी जो थोड़ा उग्र विचार का होगा, जो प्रतिक्रियावादी होगा, जो माता पिता के विचारों को, कार्यों को, गलत कार्यों को थोड़ा रोकेगा, उस बच्चे को लोग समझता है ये दुराचारी हो गया। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है, आज भी होता है समाज में, आप देखेंगे। तो स्वाधन और साध्य पवित्रता के संदर्भ में गांधी का चिंतन तो आपको पता है। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि साध्य तभी पवित्र रह सकता है जब साधन पवित्र हो। इसलिए उनका साध्य से अधिक साधन की पवित्रता पर विश्वास है। किनको? गांधी जी को। और सुभाष बोस कहते हैं कि साध्य अपने आप में पवित्र होता है, साधन चाहे जैसा भी हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गंगा जल अपने आप में पवित्र हो जाता है, चाहे नदियां कहीं से आकर के उसमें मिल जाए। ठीक है ना। साधन एक तरीका है, क्या? तो साध्य प्राप्त करने का। इसीलिए आप कैसे, किस प्रकार लक्ष्य पर पहुंचते हैं, ये प्रकार का महत्व नहीं होता, लक्ष्य का महत्व होता है। आप वहां पहुंच जाइए, सब अपने आप ठीक हो जाता है। ये किनका लक्ष्य है? ठीक। और गांधी जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, लक्ष्य है पवित्र, लेकिन लक्ष्य हमेशा शाश्वत रहेगा। इसके लिए जरूरत है कि हम साधन को भी पवित्र रखें। इसीलिए आप देखेंगे कि सुभाष बोस अपने साध्य के लिए साधन के रूप में हिटलर से हाथ मिला लेते हैं, पता होगा आपको। और वो कहते हैं कि अगर स्वतंत्रता के लिए हमें शैतान से भी हाथ मिलाना होगा तो हम हाथ मिलाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया कि दुष्ट की सामना करने के लिए हम दूसरे दुष्ट का मदद ले लें। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? बोस। जो जैसा करे उसको हमको वैसा ही करना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये बोस कह रहे हैं। लेकिन गांधी कह रहे हैं कि नहीं, ये अस्थाई नहीं रहेगा। क्यों नहीं अस्थाई रहेगा? अगर आपने सही तरीका से सही साध्य तक नहीं पहुंचा तो वो फिर अस्थाई कैसे होगा? सही अस्थाई कैसे होगा? और इन्हीं विचारों के संदर्भ में इन बातों को वो मानते हैं और बोलते हैं।
तो इसीलिए सुभाष बोस और गांधी के बीच में यहाँ दोनों में ये अंतर है। पहला अंतर, विवाद का पहला कारण हो गया। इसलिए देखेंगे कि सुभाष बोस हिटलर को लेकर के भारत आ रहे हैं, गांधी जी डर जाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज की जगह पर अब हिटलर का शासन हो जाए। जापान का शासन का मतलब क्या था? हिटलर का शासन। तो इसलिए उनके मकसद था कि कहीं हिटलर का शासन नहीं हो जाए। एक नई चुनौती, एक नई समस्या को समाधान करने के लिए दूसरे को हम समाधान कर लेना। तो एक इनका ये चीजें थी। दूसरा इनका मानना था कि स्वतंत्रता अपने आप में पवित्र है। लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता। प्राप्त कैसे होगा? तो बोस कहते हैं ये प्राप्त होगा कैसे? तो छीन कर। ये भीख नहीं है। स्वतंत्रता भीख में हमें नहीं मिलनी चाहिए, जो अरविंद घोष कह रहे हैं। बात समझ गए? और गांधी क्या कहते हैं स्वतंत्रता के संदर्भ में? तो गांधी कहते हैं कि स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती है, स्वतंत्रता के लिए योग्य बनना होता है, अपने आप मिल जाता है। ये कौन कह रहे हैं? दोनों में क्या अंतर है? अब सोचिए, दोनों के फिलॉसफी में कितना बड़ा अंतर है। एक क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ये बोतल हमें है, हमको पता है ये बोतल इनकी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? छीनना होगा। दूसरा कह रहे हैं कि नहीं, आप इतना योग्य हो जाइए कि अपने आप जो है बोतल आपके पास आ जाए। आप छीनने में जितना देर एनर्जी लगाएंगे, उतना देर में आप अपने आप को बना करके क्या करेंगे? आगे बढ़ लेंगे। हाँ, हम नहीं देंगे। तो इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि भीख में नहीं, ये विचार किनकी है कि हम छीन लेंगे। तो यहाँ सुभाष बोस स्वतंत्रता के लिए किसको बल दे रहे हैं? शक्ति को। और गांधी किसको बल देते हैं? आत्म विकास को। स्वशासन को। स्वशासन का मतलब स्वयं प्रशासन। पढ़ा दिए हैं ये चीज, इसलिए यहां इतना ही लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। कहे क्यों? अब देखिए, शक्ति के द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता अस्थायी नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए कि कोरिया और दक्षिण कोरिया, या सीरिया, इजराइल, अभी खाड़ी देश की स्वतंत्रता क्या है? परेशान है, क्योंकि वो स्वतंत्रता छीनने की हमेशा प्रयास होता। अफगानिस्तान में क्या कभी बेहतर और बेस्ट सरकार एस्टेब्लिश होती है? नहीं। वहां स्वतंत्रता और शासन किससे एस्टेब्लिश होती है? शक्ति से। तो जो पावरफुल होता है वो शासन करता है, लेकिन उस शक्ति के कारण जिसका दमन होता है, वो शक्ति के चुनौती देने के लिए बाईपास होता है। ये तो पता होगा आप लोगों को। क्या फिर वो शासन मन से स्वीकार होगा या दबाव में स्वीकार होगा? और दबाव में स्वीकार की गई शासन क्या कभी अस्थायी होगी? नहीं होगी। इसलिए गांधी कहते हैं कि ये चीजें गलत है। सुभाष बोस कहते हैं कि एक बार शक्ति से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, फिर हम उस पर अच्छे से व्यवस्था बना लेंगे। लेकिन ये क्या संभव है? तो दोनों के विचार में ये अंतर है। एक सोचते हैं कि चलो किसी भी कारण से हम एसडीएम बन जाएं, ये किनका विचार है? सुभाष बोस का। जब जांच एजेंसी जांच करेगी तो उस समय में देखेंगे, फिर उसको भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन गांधी कहते हैं नहीं, पहली दफा ही अच्छे से पढ़ करके हम एसडीएम बन जाएंगे, जिससे हमारे ऊपर में किसी भी जांच एजेंसी और किसी भी जांच प्रक्रिया का कोई दबाव नहीं होगा। दोनों में ये अंतर है। एक का रास्ता शक्ति पर आधारित है, दूसरे का रास्ता जो है सो सहकार, समन्वय और त्याग पर आधारित है। बस दोनों में ये अंतर है। चलें। और गार्जियन जब बच्चे को रोकते हैं कि आप लड़ाई नहीं करिए, तो उनको लगता है कि ये हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा होता है
लेकिन उनका अनुभव कहता है कि लड़ करके कुछ भी नहीं होता, अपने आप को बनाइए, उससे आगे बढ़िए। तो सुभाष बोस का विचार क्या था, समझ में आ गया बातें आपको? क्यों साधन और साध्य? अब यहां आ जाइए, ये दोनों में टकराहट का पहला कारण। अब आते हैं हम लोग समाजवाद। भारत में समाजवाद और सामाजिक विचारधारा का जो उदय होता है, ये होता है आपको 1929 के आसपास में। ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना बोलिए, पता है। और आपको याद होगा कि समाजवाद का प्रभाव जो पड़ा वो लेनिन से आया। समाजवाद का मतलब है, इसका नाम ही है सम, मतलब बराबर का विचार। बराबर का मतलब क्या हो गया? विषमता की समाप्ति। अब ये विषमता की समाप्ति होगी कैसे? बताइए कैसे होगी? सारे संसाधनों पर राज का कब्जा हो जाएगा। अभी राज नहीं बना है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस ये जो विषमता है, ये सामाजिक विषमता है, ये मानव के द्वारा बनाई गई विषमता है या प्रकृति के द्वारा बनाई गई है? और प्रकृति जो विषमता पैदा करती है उसको क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। बहुत सुंदर। तो विविधता और विषमता में अंतर है, तो ये विषमता की समाप्ति है। अब मान लीजिए कि चाहे धन हो या व्यवस्था हो या किसी भी तरह की चीजें हो, अगर समाज में विद्यमान है, विषमता है, विद्वेष है, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण है, चुनौती देगा। अब सवाल है कि इसको समाप्त कैसे किया जाए। तो यहां दो होगा। जो शक्ति वाला लोग रहेगा वो सोचेगा कि हम छीन लें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसलिए सुभाष बोस का विचार क्या था, जवाहर का भी विचार यही था। सारे लोग उस समय कह रहे हैं कि मैं पक्का समाजवादी हूं। और 1930 के बाद कांग्रेस पर समाजवाद का प्रभाव पड़ता है और समाजवादियों के समर्थन से ही सुभाष बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कब? 38 में। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 30 से जो समाजवादी विचार भारत में बढ़ रहा है, वो 30 से तक 38 तक आते आते इतना प्रखर हो जाता है कि समाजवाद के मुद्दे को लेकर के ही आपको बोस क्या बन जाते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष। अब यहां आ जाए कि सर यहां कौन सी टकराहट हो गई? यहां भी टकराहट हो गई। टकराहट इस बात के लिए, सबसे बड़ा टकराहट यही है क्योंकि यहीं से सुभाष बोस का राजनीतिक कैरियर जो है क्या होगा, थोड़ा कमजोर होगा। अब वो कैसे कैरियर इनका कमजोर होगा, तो उसको देखने के लिए चलिए सुभाष बोस को देखते हैं। अब यहां सामाजिक विषमता को अगर हमें कम करना है तो गांधी का विचार है कि हम स्वदेशी स्वावलंबन और कुटीर उद्योग, मतलब हम व्यक्ति को बनाकर समाज की विषमता समाप्त कर सकते हैं। ये विचार किनकी है? गांधी की। सुभाष बोस कहते हैं नहीं, जितने भी राजे रजवाड़े हैं उनके राज ले लिया जाए। जैसे लोगों के मन में कैसे आता है कि उनके पास इतनी संपत्ति क्यों है, या उनके पास इतना धन क्यों है, क्या है कि नहीं है?
या धीरू भाई अंबानी का धन ले लिया जाए, सभी में बांट दिया जाए। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं, सुभाष बोस, जवाहर पटेल, सब लोग का विचार एक ही है। कहते हैं कि मैं पक्का समाजवादी हूं और मेरा मानना है कि जहां पर राजे रजवाड़े का कोई जगह नहीं है। क्या बोल रहे हैं लोग? राजे रजवाड़े का कोई जगह नहीं है, मतलब सारी संपत्ति, जिनके पास संपत्ति की अधिकता है, राज्य उसका क्या कर लेगी? अधिग्रहण कर लेगी। मतलब संपत्ति को राज्य क्या करेगी? अधिग्रहण करेगी। अब यहां ये जो लाइन है कि राज्य अधिग्रहण करेगी, इस बात का समर्थन कौन कर रहे हैं? अब यहां समाजवाद कैसे आएगा? बनाकर या छीनकर? किसको? बनाकर या छीनकर? तो इस स्थिति में जिसकी संपत्ति छीनी जाएगी, क्या वो कभी राज्य का समर्थन करेगा? क्या समाज में शांति स्थापित होगी? नहीं होगी। इसीलिए सुभाष बोस या ऐसे लीडर जब भी समाजवाद पर बोलते थे तो गांधी चुप हो जाते थे, क्योंकि गांधी जानते थे कि ये समाजवाद का मुद्दा स्वतंत्रता के दौरान उठाना भारत में गृह युद्ध को फैलाना होगा। आपने देखा होगा कि उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में जो नक्सली समस्या का पैदा हुआ, नक्सलबारी से जो नक्सल समस्या पैदा हुई, वो जमींदारी के विरोध में ही हुआ। ये आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? स्वतंत्रता के बाद जो बंगाल के नक्सलबारी जिला से जो नक्सली का उदय हुआ, तो वो किसके विरुद्ध हुआ था? जमींदारों के विरुद्ध हुआ। आपके भारत में ही जो मान लीजिए कि करनी सेना, रणवीर सेना, ये सेना या वो सेना बना, वो किस लिए बना? संपत्ति के असमान वितरण को छीनने के लिए ही बना। क्या बना था कि नहीं बना था? तो अब ये जो समस्या है, क्या ये वास्तव में समाज को अस्थायी शांति पर ले जाएगा? तो गांधी कहते हैं नहीं। कहा अस्थायी कब ले जाएगा? तो कहा जब व्यक्ति अपने अवसर को जानेगा, करेगा, काम करेगा और अपने से विकास करेगा। बात समझ गए? मतलब देने से विषमता समाप्त नहीं होगी। विषमता को समाप्त करने के लिए खुद को पुरुषार्थ करना होगा। ये कौन कह रहे हैं? गांधी जी। और बोस क्या कह रहे हैं? बोस का विचार ये है कि हम राजे रजवाड़े को समाप्त कर दें, उनकी संपत्ति को ले लें और सारी लोगों में बांट दें। कोई दिक्कत तो नहीं। इसका अर्थ ये हो गया कि क्लास में कोई पानी लेकर के नहीं भी आए, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा डिसिप्लिन है, वो अपना पानी लेकर के आता है, उसका पानी ले लें और उसको बांट दें। तो उसको एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन तो उसके अंदर में बगावत आ जाएगी कि ये कौन सी बातें हैं कि वो पानी लेकर आता नहीं है और मेरा पानी आप बांट देते हैं। क्या वो कभी राज्य को सम्मान करेगा? बात समझ गए? तो सुभाष बोस और गांधी में ये अंतर था। अब आ जाइए कि सर तत्कालीन समय में, तो अब जरा सोचिए, क्या उस समय में भारत आजाद हो चुका था? नहीं, भारत आजाद नहीं हो चुकी थी। जब भारत आजाद नहीं था और उस समय में पहले से ही ये कह देना कि राजे रजवाड़े की राज छीन ली जाएगी, समाज आर्थिक समानता को लाने के लिए जितने भी राजे रजवाड़े रियासतें थी, उनकी संपत्ति कहीं ना कहीं आप छीनते। और जब उनके मन में ये भय आ जाता कि स्वतंत्रता का मतलब है हमारे राज्य की समाप्ति, तो क्या कभी भी वो आपका समर्थन करते या ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते? इसीलिए गांधी जी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? समाजवाद पर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि सभी लोगों को गांधी पर विश्वास था और इसीलिए समाजवाद पर कुछ नहीं बोल रहे थे। इसलिए अब सोच रहे थे कि 1938 और 40 का वो समय है जब भारत में द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ चुका है और इस समय में राजे रजवाड़ों का समर्थन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उनके मन में ये आशंका होना कि अगर भारत में आज़ादी होती है, ब्रिटिश सरकार जाती है, तो हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा, तो वो कभी भी इस राज्य को यहाँ से जाने नहीं देते। इसलिए गांधी जी सुभाष बोस को कुर्बानी दे दिए हैं। समझ गए आओ? सुभाष बोस और गांधी के बीच में टकराहट का यही सबसे बड़ा कारण था। क्यों? कहेंगे कैसे सर? तो सुभाष बोस 1938 में क्या बन जाते हैं? क्या बनते हैं?
आपको याद होगा अध्यक्ष बने हैं 1938 में। बहुत सुंदर। अध्यक्ष बनते ही इन्होंने क्या कर दिया कि भारत में समाजवादी व्यवस्था के संदर्भ में आपको याद होगा कि भारत नियोजन समिति का गठन हुआ। याद है आपको? पढ़े हैं आप लोग? कब बना है ये? यही भारत नियोजन समिति आगे चल करके भारत नियोजन आयोग बनेगा, जिसको योजना आयोग कहेंगे। इसको छोड़ दीजिए, अभी नहीं चर्चा करेंगे। दोनों बनाए, दोनों का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। बात समझ गए? काम चलने लगा। कोई दिक्कत? कांग्रेस किस अधिवेशन में बने हैं अध्यक्ष? किस में? हरिपुरा में। बहुत सुंदर व्यवस्था चली, सारा ठीक ठाक है। 38 में सभी क्षेत्रों में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीता, कांग्रेस की सरकार आ गई। 39 में सुभाष बोस फिर जो है सो क्या किए, पता है आपको? उन्नीस फिर से कांग्रेस का क्या होना है? अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। सुभाष बोस का कार्यकाल, नेतृत्व बहुत बढ़िया रहा, लाजवाब रही, और इसलिए कांग्रेस ने दोबारा सुभाष बोस को खड़ा कर दिया। पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? ये कहां हो रही है घटना? कहां पर? त्रिपुरी, मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। क्या बात है। पीटी ऐसा, ऐसे ही मेंस भी तब होगा एकदम एसडीएसपी। कोई दिक्कत तो नहीं? चले, त्रिपुरी है 1939। और त्रिपुरी 1939 में कौन खड़े हुए पता है आपको? कौन? गजब, कैसा आदमी है ये लोग। सुभाष बोस खड़े हैं ना। हम अभी विपक्ष का बात ही नहीं हुआ है। अभी हम क्या पूछे, सो बताइए, क्या पूछे बेटा? कौन खड़े हुए? हमने आपको अभी समझाया है कि 38 के लाजवाब कार्य से फिर दोबारा किनको मौका दिया गया? सुभाष बोस। सुभाष बोस खड़े हुए। सुभाष बोस जब खड़े हुए तो बाबा एक बार भी नहीं कहे अपनी मन की बात कि सुभाष आप खड़ा मत होइए। एक बार विरोध नहीं किए। सारे युवा, जितने भी युवक थे, समाजवादी थे, लीडर, चाहे जयप्रकाश नारायण से लेकर के जितने भी लोहिया हुआ, सब किनको समर्थन किया? बाबा ने क्या कर दिए, अपने एकदम खासम खास, मतलब बाबा के सचिव थे कौन? पट्टाभी सीतारामैया, उसको खड़ा कर दिया, कहा उठ, खड़ा हो जा। बात समझ गए? तो पट्टाभी सीतारामैया भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिए। तो त्रिपुरी में एक तरफ कौन आ गए? बोस वर्सेज सीतारामैया। ठीक है। बाबा यहां पर थोड़ा कूटनीति खेल गए। बाबा को लगा कि पट्टाभी खड़ा होगा कि पट्टाभी जीत जाएगा, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि ये बाबा के क्या है, सचिव हैं,
तो इसीलिए जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सुभाष बोस का समाजवादी विचार सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है। न जाति है, न धर्म है, न लिंग है, न संप्रदाय है, न ये है, न वो है। एक जगह बड़ा डिबेट हो रहा था, बड़ी चर्चा हो रही थी, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। सब लोग सब बात बोले। मैंने कहा महिला सशक्तिकरण तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब महिला स्वयं को स्वयं सशक्त नहीं करेंगी, मन से, शरीर से, आत्मा से। तो वहाँ पर जितने भी महिला लोग थी बैठे हुए, सब लोग कही कि सर ऐसे कैसे, महिला तो चाहती हैं। हम कहे बिल्कुल आप लोग चाहती हैं, लेकिन क्या हकीकत में चाहती हैं? हम कहे हाँ। हम बोले एक बार बताइए, आप सभी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अनमैरिड हैं, बहुत सारे लोग मैरिड हैं। आप लोग शपथ खाकर कहिए कि आपको अगर बेटी हो जाए, आप कसम खाइए कि हमको केवल बेटी ही हो। एक भी आदमी कसम नहीं खाया। तो जब ये मानसिकता आपका है बेटे के प्रति, तो फिर बेटी का उद्धार कैसे हो? आप बेटी भी नहीं चाहती है कि हमको बेटी हो, महिला भी नहीं चाहती है कि महिला हो, तो फिर कैसे होगा सशक्तिकरण? क्या मेरा जवाब गलत है? वो सब अवाक हो गए। मुझे बताइए, सब लोग गीता पर हाथ दे करके कहिए, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारा पहला संतान और अंतिम संतान केवल बेटी हो। सब चुप, अवाक हो गए। हाथ उठाइए। बात समझ गए? तो अब यहां पर जब हम विषमता की बात करेंगे, समता की बात करेंगे, तो सुनने में तो बड़ी अच्छा लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा, लाया कैसे जाएगा, ये तरीका तो किसी के पास नहीं था। ये तो भावनात्मक लड़ाई है। अभी भी राजनीति में जो लोग खेलते हैं, भावना से ही ना खेलते हैं। अच्छा, सब लोग को बराबर कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई बराबर? बराबर करने का प्रोसीजर होगा ना। तो हाँ, एक बराबर करने का प्रोसीजर, आपने आरक्षण लाया, हाँ ठीक है, उसमें योग्यता की बातें आई, सब लोगों को एक मौका दिया, सब बातें करी। लेकिन आप ऐसे ही किसी की संपत्ति जाएंगे छीन लेंगे और ला करके किसी को दे देंगे, तो वो तो निश्चित है ना अपने आप को संगठित करके एक सेना बनाएगा अपनी संपत्ति बचाने के लिए। तो फिर जो है सो राज्य रहेगी, या सब जगह पर अपना अपना सरकार बन जाएगी? बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ यार। तो इस तरह से बोस कह तो रहे थे, लेकिन बाबा का बात तो बड़ा दूर की थी, क्योंकि बाबा समाजवाद के ऊपर भारत में गृह युद्ध नहीं चाहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करना था, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था, नहीं कि गृह युद्ध को बढ़ाना था। और समाजवाद भारत में गृह युद्ध पैदा कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था? बताइए आप। महाराज दरभंगा को अगर 39 में पता होता कि हमारी राज छीन ली जाएगी, तो क्या वो जो है सो स्वतंत्रता आंदोलन में आपका साथ देते? या राजपूताना के रजबारों को पता लग जाता कि आप जो है सो हमारी राज छीन लेंगे स्वतंत्रता के बाद, तो वो कभी भी आपके राज के साथ रहता? हैदराबाद, जूनागढ़ जो आपको जीतने के लिए आपको उतना मशक्कत करनी पड़ी, अगर वो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद समझ जाता कि यहाँ पर हमारी सत्ता नहीं रहेगी, तो वो कभी भी आपको साथ देता? नहीं देता, गृह युद्ध हो जाता, आप अपने में ही लड़ने लगते। इसीलिए सुभाष बोस के इस विचारों को गांधी जी इसी आधार पर नकार रहे थे, मतलब चुप रह जाते थे, क्योंकि उनको ये था कि भारत में कहीं भी गृह युद्ध ना हो। और इसीलिए सुभाष बोस अपने जीवन में गांधी के इन्हीं विचारों से, सुभाष बोस और गांधी के बीच में मूल टकराहट यहाँ 39 में होती है, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया की जीत हो जाती, लेकिन नहीं हुई। क्यों? तो युवाओं के मन में जो समतावादी समाज की संकल्पना थी, ये सुभाष बोस को दोबारा क्या कर दिया? सुभाष बोस जीत गए, पट्टाभी सीतारमैया हार गई। पट्टाभी सीतारमैया हार गए, तो अब सोचे बोस कि अब कैसे, सॉरी गांधी जी, कि बोस को अब कैसे कम किया जाए, कैसे कांग्रेस और राजनीति से इनको थोड़ा सा अलग किया जाए, कैसे इनके प्रभावों से कांग्रेस को बचाया जाए। तो इसीलिए गांधी जी ने अब अपना व्यक्तिगत कार्ड खेल दिए। व्यक्तिगत जो पत्ता था, व्यक्तिगत क्या है कि नहीं है,
इमोशनल कार्ड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इमोशनल कार्ड। उन्होंने कहा पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। ये आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे, किताब में लिखा रहता है, लेकिन ये क्यों कहे ये नहीं समझ रहे हैं आप। केवल सुभाष बोस का विरोध कर रहे हैं गांधी, ये लोग बताते हैं, लेकिन एक क्यों कर रहे हैं गांधी जी ये नहीं बताते। गांधी जी ऐसा तो नहीं है कि सुभाष बोस को पसंद नहीं कर रहे हैं, और सुभाष बोस ऐसा नहीं है कि गांधी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। सुभाष बोस भी गांधी जी को पसंद कर रहे हैं, और सुभाष बोस भी, गांधी भी सुभाष बोस को पसंद कर रहे हैं। यहाँ वैचारिक मतभेद है और परिस्थिति के आधार पर है। सुभाष बोस भी अपने जगह ठीक है, चूंकि वो युवा है, बराबरी का व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बराबरी का जो समय था वो स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने वाला था। कहीं न कहीं जितने भी राजे रजवाड़े थे उनको एक मौका देता कि वो राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो जाते। तो बोस ने के पराजय पर गांधी जी बोले हैं कि यह किनकी हार है, ये मेरी हार। जैसे ही बोले मेरी हार है कि सभी लोग गांधी बाबा के पास चला गया। कहा नहीं 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 नहीं, क्या बात है, आप ये हैं वो हैं। ये आप लोगों को पता है कि किताब में लिखा रहता है कि सभी लोग किनके खेमे में आ गए। सुभाष बोस को सभी कांग्रेसियों ने एक हिदायत दी, सलाह दी। बात समझ गए, सलाह क्या दी। तो सुभाष बोस को सलाह दिया गया कि आप अपने कार्यकारिणी कमेटी में, कार्य करने वाला जो कमेटी आप बनाएंगे, ये तो अध्यक्ष बने, समिति बनाने का इनका क्या था, अधिकार था कि ये किसके माध्यम से कौन कौन इनके समिति में रहेगा काम करने के लिए, ये वो कर सकते थे। तो उनको कहा गया कि ठीक है, अब तो चुनाव हो गया, आप जीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करिए। गांधी जी को मनाने के लिए सभी लोग कहे कि अपने समिति में आप उन्हीं लोगों को रखेंगे जिनका नाम गांधी जी बताएंगे। बात समझ गए। सुभाष बोस को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उनको गांधी जी से थोड़ी कोई टकराहट थी। तो उन्होंने जो है सो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गांधी जी जो जिस व्यक्ति का नाम देंगे, गांधी जी हमारे लिए भी तो सम्माननीय है, तो गांधी जी जिस व्यक्ति का नाम हमें बताएंगे हम उन्हीं व्यक्ति को रखें। एक सप्ताह तक गांधी जी सुभाष बोस इंतजार करते रहे कि गांधी जी किसी का नाम बताएंगे, लेकिन एक सप्ताह तक गांधी जी एकदम असहयोग, चुप्पी मार दी। क्या मार दिए, चुप्पी मार दिए, और किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं सुझाए कि सुभाष बोस कमेटी का गठन कर सके, काम शुरू कर सके। वो किसी का नाम नहीं बताए। तो सुभाष बोस भाई बैल थोड़ी थे, ICS निकाले थे, इतने बड़े थे, तो बात नहीं समझ सकते थे क्या। वो समझ गए, वो समझ गए कि गांधी जी को पसंद नहीं है कि मैं अध्यक्ष बनूं, इसलिए उसने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कोई दिक्कत। तो सुभाष बोस क्या कर लिए, लड़ाई का मूल कारण क्या था अब समझ में आ गई। पट्टाभी सीतारमैया क्यों खड़ा हुआ था, ये अब इस विचार में आप समझ गए होंगे। ये आप उस किताब में नहीं पढ़े होंगे, अब समझ में आई दोनों के विचार में क्यों अंतर हो रही है, क्या बातें हैं। तो ये यहाँ पर अध्यक्ष हट गए, ये चले आए अपना कोलकाता। कौन, सुभाष बोस। सुभाष बोस कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आ गए 39, युद्ध घोषणा हो गई। युद्ध घोषणा हो गई तो सुभाष बोस यहाँ आकर के एक संगठन बनाए जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाए, क्या बात है, क्या बात है, 1 फरवरी 1939। अब की बार 72वीं पार है तुम्हारा, बशर्ते कि तुम लिखता क्या है। चलो, ये क्या बोल रहे थे, 1 फरवरी 1939 को इसका गठन हो गया। अब 1 फरवरी जब इसका गठन हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक का, तो कांग्रेस थोड़ा सा सतर्क हो गई। ठीक है ना, कांग्रेस क्या कर ली, सतर्क हो गई, क्योंकि सुभाष बोस है ना, बड़ा संगठन कर लेते हो। कांग्रेस ने क्या कर लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये लोगों ने एक प्रस्ताव कांग्रेस में पारित करी, और उस प्रस्ताव में ये लाया गया कि कांग्रेस का कोई भी लीडर, और सुभाष बोस तो कांग्रेसी है ना, कांग्रेस का कोई भी लीडर कांग्रेस के सहमति के बगैर कोई आंदोलन नहीं चला सकता। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद भी सुभाष बोस का
राजनीतिक कैरियर भारत में क्या किया गया, बंद किया गया, जो कांग्रेस की एक भूल थी। ये नहीं करना चाहिए। बात समझ गए। हार्वर्ड ब्लॉक जब बना तो ये अपना राजनीतिक व्यवस्थाएं के लिए बनाया, आंदोलन के लिए बनाया, लेकिन इनको कहा गया कि भाई आप क्या करेंगे कि कोई भी मूवमेंट नहीं चलाएंगे। इधर क्या हो गया कि बंगाल सरकार ने 39 हो गई थी, तो इसीलिए जिसको हम लोग प्रोहिबिशंस एक्ट कहते हैं, निषेधाज्ञा कानून, उसके अंतर्गत जो है सुभाष बोस को अपने घर में कैद कर लिया गया और कहा गया कि आप डेली थाना में आकर के क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे और अपने घर चले जाएंगे। डेली उनका वही काम। अपने घर में वो नज़रबंद थे एक तरह से। तो सोचे क्या करें भाई, अब भारत में तो कोई काम करने नहीं दे रहा है, तो करें क्या, कहे कि चलते हैं भारत से बाहर ही हो जाते। तो सुभाष बोस अपने भतीजे का साथ लिए और वहाँ से कलकत्ता से निकल गए। दीपावली की रात थी, निकल गए बाहर चले गए। तो वहाँ से अफगानिस्तान पहुँचते हैं। अफगानिस्तान में एमएन राय की मूवमेंट जो है, साम्यवादी व्यवस्थाएं चल रही है, वहाँ पर इनको रसिया का वीज़ा प्राप्त हो जाता है। वीज़ा का व्यवस्था कर देते हैं। रसिया की वीज़ा से यहाँ से वो जर्मनी पहुँच जाते हैं। अपना नाम मिस्टर मोसोचोटा के नाम से इनका पासपोर्ट और वीज़ा बनता है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जर्मनी गए, वहाँ पर भी बहुत सारा मूवमेंट हुआ, बातें हुई। फिर वहाँ से जापान आए। ये सब घटनाएं आप लोग किताब में पढ़ते होंगे, वहीं छोड़ दीजिए। हमको वैचारिक केवल अंतर पढ़ाना है, दर्शन पढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ से अब बैक हो जाते हैं। तो इस तरह से सुभाष बोस और इनके बीच में ये अंतर है। आपको याद होगा कि इतने बड़े के बावजूद भी सुभाष बोस गांधी को उतना ही सम्मान करते हैं, जिसका वर्णन आप देखेंगे कि जब इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, मूवमेंट प्रारंभ करी पूर्वी सीमा से जापान के सहयोग से, तो उस गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता की अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुकी है। इस युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जो ये है हे राष्ट्रपिता शब्द जो हम लोग राष्ट्रपिता यूज कर रहे हैं, ये शब्द बोस के द्वारा ही इनको दिया गया है, गांधी जी को दिया गया है, जो इस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा और महात्मा से राष्ट्रपिता की कुर्सी पर यह बैठे, इसमें बोस की अहम भूमिका। कहा जाता है कि वैचारिक द्वंद्व अच्छी है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आज समाज में मनभेद अधिक है, वैचारिक द्वंद्व नहीं। विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन मन का अंतर होना बहुत ही खतरनाक होता है। और आज भारत या किसी भी समाज में वैचारिक द्वंद्व कम, मानसिक द्वंद्व अधिक है। तो ये चीज होती है कि बोस के और गांधी के बीच में अंतर का ये मूल कारण था। चलें अब जल्दी से थोड़ा थोड़ा करके इसको लिख लीजिए। इस टॉपिक को खत्म करेंगे और लिखा जाए। पहले आप लोग इधर वाला लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें आप तो। नहीं तो आपकी बात, आपका विचार।
क्या बातचीत हो रही है? क्या बाबू? अंशु हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक के? अच्छा। क्या जी? तो झूठ बोलता है? हैं? तू तो ऐसे फंसाएगा तब हमको। ये हुई ना बात, काउंटर होना चाहिए एकदम। लिख लिया आप लोग? लिखा जाए। सुभाष बोस, या सुभाष चंद्र बोस ब्रैकेट में नेताजी। इन्हें नेताजी की उपाधि कौन देता है? नेताजी का चिंतन और दर्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, चिंतन और दर्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अद्वितीय और साहसी आयाम है। एक अद्वितीय और साहसी आयाम है। साहसी आयाम है। उनका दर्शन केवल ब्रिटिश राज्य को हटाना मात्र नहीं था। उनका दर्शन केवल ब्रिटिश राज्य को हटाना मात्र नहीं था, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की बल्कि एक नए भारत के निर्माण की एक पूर्ण और व्यापक योजना थी। एक पूर्ण और व्यापक योजना थी। उनके चिंतन को
मुख्य आयामों में समझा जा सकता है या निम्न आयामों में समझा जा सकता है, उनके चिंतन को निम्न आयामों में समझा जा सकता है। निम्न आयामों में समझा जा सकता है। निम्न आयामों में समझा जा सकता है, उसमें पहला लिखेंगे समझौताहीन राष्ट्रवाद। समझौताहीन राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के संदर्भ में राष्ट्रवाद के संदर्भ में इनका मानना था कि स्वतंत्रता भीख में नहीं मांगी जा सकती, उसे शक्ति से प्राप्त करना होगा। स्वतंत्रता भीख में नहीं मांगी जा सकती, नहीं मांगी जा सकती, उसे शक्ति से प्राप्त करना होगा। उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के विचार का सम्मान तो किया, वे गांधी जी के अहिंसा का सम्मान तो करते थे, लेकिन उनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध उनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध भारत के लिए एक अवसर है, भारत के लिए एक अवसर है जिसमें वह स्वतंत्रता को शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेसिस दर्शन, संश्लेषित चिंतन, संश्लेषित संश्लेषित चिंतन, संश्लेषित चिंतन, उसमें लिखेंगे नेताजी पर स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक चिंतन का व्यापक प्रभाव था। नेताजी पर स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक चिंतन का गहरा प्रभाव था। और इसलिए वह मानते थे कि भारत का राष्ट्रवाद वह मानते थे कि भारत का राष्ट्रवाद या भारत की आध्यात्मिकता पश्चिम की आधुनिकता और अनुशासन के साथ पश्चिम की आधुनिकता और अनुशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।
भारत को अपने जड़ों से जुड़ने के साथ साथ भारत को अपनी जड़ों से जुड़ने के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक को अपनाना चाहिए। के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक को समझना चाहिए या अपनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक और आर्थिक समानता। सामाजिक और आर्थिक समानता नेताजी एक वर्ग विहीन और शोषण मुक्त समाज के पक्षधर थे। नेताजी एक वर्ग विहीन और शोषण मुक्त समाज के पक्षधर थे। उन्होंने साम्यवाद की बात की। उन्होंने साम्यवाद की बात की। साम्यवाद की बात की जो मार्क्सवाद और पूंजीवाद के बीच का एक भारतीय रास्ता था। उनके चिंतन के मुख्य आर्थिक बिंदु में नियोजित अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण था। धर्मनिरपेक्षता और एकता। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता और एकता नेताजी जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर नेताजी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर से ऊपर उठकर उठकर भारतीय भावना से प्रेरित थे, जिसका जीवंत उदाहरण आजाद हिंद फौज के रूप में देखा जा सकता है। आजाद हिंद फौज के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे महिलाओं के संदर्भ में गांधी जी का नेहरू जी का
महिलाओं के संदर्भ में नेताजी का विचार काफी स्पष्ट था। जो उस समय के ऐसे नेता थे जो युद्ध मैदान में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को समझते थे। सक्रिय भागीदारी को समझते थे और इसके लिए उन्होंने महिला ब्रिगेड की स्थापना की थी। इसके लिए उन्होंने महिला ब्रिगेड की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के संदर्भ में राज्य के संदर्भ में उनका मानना था कि स्वतंत्रता के बाद भारत को एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता होगी ताकि देश में अनुशासन स्थापित किया जा सके। देश में अनुशासन स्थापित किया जा सके। गरीबी और निरक्षरता जैसी समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। वह अधिनायकवाद के कुछ तत्वों को शुरुआती दौर के लिए आवश्यक मानते थे। अधिनायकवाद के कुछ तत्वों को शुरुआती दौर के लिए आवश्यक मानते थे ताकि अराजकता को रोका जा सके। निष्कर्षतः सुभाष बोस का दर्शन कर्म पर आधारित था। उनके लिए राष्ट्रवाद एक तपस्या थी। उनके लिए राष्ट्रवाद एक तपस्या थे। उनका प्रसिद्ध नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संदेश था कि बलिदान के बगैर
बड़ा लक्ष्य संभव नहीं है। बड़ा लक्ष्य संभव नहीं है। कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका सुभाष बोस। वैसे अभी तक पूछे नहीं गए, और अभी लगातार ईयर में अगर 70वीं 69वीं और 71वीं को छोड़कर देखा जाए तो व्यक्तित्व से सवाल नहीं आए, जिस पर हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे, फिर नए टॉपिक या कुछ। क्या चीज? साध्य और साधन जो है, साधन एक प्रक्रिया है, माध्यम है, तरीका है, और साध्य हमारा लक्ष्य है। ठीक है, मतलब किसी भी कार्य को हम किस तरीके से करते हैं, ये तरीका जो है सो उस लक्ष्य को पवित्र बनाता है। एक समझिए कि लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने का जो रास्ता हो गया साधन, लक्ष्य हो गया हमारा उद्देश्य, जो है वो हो गया हमारा साधन साध्य। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का लक्ष्य क्या है? एसडीएम बनना। अब इस एसडीएम बनने का साधन क्या हो सकता है? साधन दो हो सकता है। कुछ लोग अपने मेहनत से इसको पाना चाहेंगे, अच्छे तरीके से पाना चाहेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि बिना पढ़े कोई रास्ता है, तो पता लगा हाँ है, सेटिंग होता है, इतना नहीं इतना लाख रुपया दीजिए, एक सीट खरीद लीजिए, पीटी में इतना दीजिए, मेंस में इतना दीजिए, इंटरव्यू में इतना दीजिए, फिर आप रिजल्ट लीजिए। तो एक तरीका हो गया, वो भी एक तरीका हो गया, ये भी। दोनों तरीका में जब तुलना किया जाए तो पवित्र कौन होगा? आपके मेहनत के बल पर, आप सीखने के बल पर। ये चीज़ें आपको याद होगा कि बिहार बोर्ड में एक टॉपर बना, उस टॉपर को कैसे टॉपर बना ये भी पता नहीं था। क्या नाम था? देख रहे हैं, उसका नाम लोगों को पता है, गणेश नाम था। हाँ हाँ, दोनों। उसको पता ही नहीं था, लेकिन वो टॉप कर गया। कैसे? तो इधर उधर से लगा करके, बाद में पता लगा। तो ये चीज़ कि अगर हम गलत रास्ते से प्राप्त उद्देश्य को प्राप्त भी कर लें तो वो अस्थाई नहीं होता है। ये संदेश है इसमें। चलें, तो फिर हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।